आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ सबनत मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। फिलहाल सामने निकल के आ रही है जहां पर लखनऊ से जो है ये बड़ी खबर आ रही है, जहां चिनहट में एलडीए की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। 80 बीघा में फैली अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। आपको बता दें एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पे जो है यहाँ बुलडोजर चला। और आपको बता दें जग्गौर, मोहर, तकिया, लौलाई और देवरिया में भी यहाँ पर जो है कार्रवाई देखने को मिली है। 9 अवैध प्लॉटिंग पूरी तरीके से तोड़े गए हैं। अवैध सड़क, नाली और बाउंड्री यहां पर ध्वस्त किया गया है। ऑफिस और निर्माणाधीन भवन भी यहां पर जो है गिराए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां इलाके में अवैध प्लॉटिंग पर यहां पर सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लखनऊ के चिनहट क्षेत्र में लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में करीब 80 बीघा क्षेत्रफल में फैली 9 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। ये कार्रवाई ग्राम जुग्गौर, मेहर, तकिया लगवाई और देवरिया जैसे इलाकों में जो है वो देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभियान के तहत अवैध रूप से बनाई गई सड़कें, नालियां और बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है। इसके साथ ही मौके पर बनी साइट, ऑफिस और निर्माणाधीन भवनों को भी यहां पर जो है गिराया गया। अधिक जानकारी इस पूरे मामले में ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद आरिफ जो है लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राशिद, देखिए यहाँ पर जो है एलडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तकरीबन 80 बीघा में फैला जो क्षेत्रफल था उसके ऊपर अब जो है यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखते हुए सरकार का नजर आ रहा है, प्रशासन का नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है बड़ी कार्रवाई की गई। देखिए लखनऊ के चिनहट एरिया में 80 बीघा क्षेत्रफल में फैली 9 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। देखिए एलडीए के द्वारा लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिस तरह से कब्जे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस सरकारी जमीनों पर बिल्डरों का ज्यादा कब्जा है, क्योंकि जब वो किसान से जमीन खरीदते हैं तो उसके बाद ग्राम समाज की जगहों, ये तमाम सरकारी ऐसी जगहें होती हैं जो साइड में होती हैं, उनको भी वो उसी प्लॉटिंग में कर देते हैं। उसके बाद में उसको बेचते हैं। कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो बाद में उसको काफी नुकसान होता है, क्योंकि जब बुलडोजर कार्रवाई होती है, क्योंकि सरकारी संपत्ति होती है, उसको जब छुड़ाने काम किया जाता है तो उसी के बाद में तमाम चीजें सामने निकल के आती है। उसी को लेके एलडीए लगातार जो है वो अपना अभियान चला रहा है। उस एलडीए की जितनी भी जमीनें हैं लखनऊ में उसको चिन्हित करके और लगातार उसको जो कब्जा मुक्त कराने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले अभी काकोरी में हुआ था कि काकोरी में अवैध प्लाटिंग थी और कहीं ना कहीं सरकारी जमीनों पर कब्जा था, एलडीए ने खाली करा। वही कल चिनहट में जो है अब आपको 80 बीघा जमीन जो है वो बहुत लंबा क्षेत्रफल हो जाता है। अच्छा, दबंग जो है वो कहीं ना कहीं इस पे जब कब्जा करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि एलडीए को ये मालूम नहीं होता है कि उनकी यहाँ पे जमीन है, कब्जा हो जाता है। उसके बाद में जब कब्जा होने के बाद में उनको जानकारी होती है, छुड़ाने जाते हैं या खाली कराने जाते हैं बुलडोजर की कार्रवाई का। अगर पहले से ही एलडीए विभाग ये सारी चीजों को लेके सतर्क रहे तो इस तरह की चीजें सामने नहीं आएंगी। हालांकि अधिकारी के द्वारा जो डीसी है प्रथमेश कुमार, उनके द्वारा अब जो है कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार जो लखनऊ में अवैध प्लाटिंग है, कब्जा जो करे हुए हैं, उनको अब खाली कराया जा रहा है। जी राशिद, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल जो है 9 अवैध प्लॉटिंग के ऊपर जो है कार्रवाई देखने को मिली है, आगे क्या और भी कार्रवाई इसमें देखने को मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए हमने आपको बताया था कि अभी काकोरी का हमने जिक्र किया, तमाम ऐसे राजधानी लखनऊ से जो सटे हुए क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा कब्जा देखने को मिलता है, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि ग्राम समाज की जगह है या जिला पंचायत में है या एलडीए की है, नगर निगम की। सरकारी तमाम ऐसी संपत्ति है जो पता ही नहीं चल पाती हैं। जब बाद में खसरा खसौनी निकाला जाता है या ठेकेदार से लोग जमीन खरीदते हैं, उसको जब जानकारी करने जाते हैं तब पता चलता है। देखिए ऐसे लखनऊ में तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अवैध निर्माण जो लोग करे हुए हैं और अवैध कब्जे भी किए हुए हैं, लेकिन एलडीए के द्वारा जो है लगातार अब इसके अभियान चलाया जा रहा है और भी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी इसमें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें यूपी में 6 पीसीएस अफसरों के तबादले जो है यहां सामने निकल के आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीसीएस राकेश कुमार हमीरपुर भेजे गए हैं, अनुपम कुमार मिश्र को यहां पर मथुरा भेजा गया है, वहीं पीसीएस राजेश कुमार का कानपुर नगर ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ी खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिंकी जायसवाल मुख्य राजस्व अधिकारी नोएडा नियुक्त की गई हैं। पीसीएस अजय कुमार को फिरोजाबाद भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल जो है वो देखने को मिल रहे हैं।
राज्य सरकार ने 6 पीसीएस अधिकारियों के तबादले यहां पर किए हैं। पीसीएस राकेश कुमार को हमीरपुर भेजा गया है, जबकि अनुपम कुमार मिश्र का तबादला यहां पर मथुरा के लिए कर दिया गया है। पीसीएस राजेश कुमार को कानपुर नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रिंकी जायसवाल को गोंडा का मुख्य राजस्व अधिकारी जो है वो बनाया गया। वहीं पीसीएस अजय कुमार को यहां पर फिरोजाबाद भेजा गया। शासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार ये तबादले जो है प्रशासनिक कार्यों और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। आपको बताते चलें कि इन तबादले के साथ ही संबंधित जिलों में नए सिरे से प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू होंगी। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में 6 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की खबरें जो हैं, यानी कि तबादलों की खबरें फिलहाल सामने निकल कर आ रही हैं। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से जो है वो इस वक्त हमारे साथ बने हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। अनुराग, देखिए यहाँ पर जो है प्रशासनिक फेरबदल के चलते अब जो है यहाँ पर 6 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं सरकार की ओर से। जी बिल्कुल संदत, देखिए ये वो 6 पीसीएस अधिकारी थे जो काफी वक्त से एक ही स्थान पर थे। इनमें से 2 अजय कुमार और राजेश कुमार, ये वो अधिकारी थे जो कानपुर नगर में इनकी पोस्टिंग थी, लेकिन अब इनको अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर का बना दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो अजय कुमार है उनको नगर आयुक्त की कमान दी गई है फिरोजाबाद में। 6 वो अधिकारी हैं, देखिए इनके ट्रांसफर्स हुए हैं और हाल ही में देखने को मिला कि एक बड़े तबादले जो हैं इस बीच होते नजर आए थे। सरकारी अमले में तमाम तबादले एक के बाद एक तबादलों की श्रृंखला में अब ये 6 नाम भी ऐड हो गए हैं। इनमें से कुछ अधिकारी हैं देखिए जिनका हमीरपुर ट्रांसफर हुआ है। वहीं दूसरी ओर अनुपम कुमार मिश्रा जो है जो गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण में काफी समय से तैनात है, अब उनको देखिए मंदिर परिषद मथुरा में अटैच कर दिया गया है। प्रभारी मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ पे नगर मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी ड्यूटी है वो निभाएंगे। तो ये पूरा देखिए पूरा एक सिलसिला है। जो 6 पीसीएस अधिकारी हैं, बड़े नाम है, वो तमाम समय से लंबे समय से देखिए अपने जनपदों में डिप्लॉय थे। अब दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट किया गया है। कहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारियां हैं उनमें बढ़ोतरी भी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर जो दूसरे जिला की ट्रांसफर कमान है वो भी अब हाथ में मिली है। किसी को नगर को सुचारू रूप से चलाने की जो कमान है वो मिली है। वहीं दूसरे देखिए मथुरा के अंदर जो कमान मिली है प्रभारी मजिस्ट्रेट परिषद मथुरा की अनुपम कुमार मिश्रा को भी देखिए एक जो अपर पोस्ट है वो यहाँ पर समृद्ध दिया गया है। अनुराग, क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार लगातार इस बात पे फोकस करती है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और कई मर्तबा अधिकारियों के ऊपर कई सारे आरोप भी लगते हैं, क्या उसके तहत भी ये कार्रवाई की गई? और साथ ही मैं भी जानना चाहूंगा क्या और भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं? ऐसी कोई फिलहाल जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल समृद्ध, देखिए आगे इसमें कुछ और अन्य नाम बढ़ सकते हैं। तकरीबन 8 वो नाम है जिनको इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। आगे जो लिस्ट जारी होगी तो उसमें 8 नाम आ सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से है। वहीं दूसरी ओर देखिए बात करें तो जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो राज्य सरकार की हमेशा से रही है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की कुर्सी संभाली है तब से देखिए जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और उसको धरातल पर भी करके दिखाते हैं। ऐसे में देखिए जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग है वो भी अब बड़े संख्या में हो रहे हैं। तो सुचारू रूप से व्यवस्था चले इसके लिए और देखिए कई दफे इन अधिकारियों पर आरोप भी लगता है। बहरहाल इनमें से जो अधिक अधिकारी हैं उनमें कभी आरोप या आरोप के खुलासे की बात तो सामने नहीं आई, लेकिन देखिए कानी फूसी बातें हैं वो यहाँ पर चलती हैं। इनके बारे में भी खास तौर पे देखिए जो अधिकारी अमला है कई बार भ्रष्टाचार की भी बात सामने आती है, लेकिन इन सब के बीच में देखिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनी रहनी चाहिए। इसको लेकर के सजा के और इसी श्रृंखला में देखिए तबादले हुए हैं, नई कमांड मिली है। कहीं अपर नगर आयुक्त की जो कमांड है फिरोजाबाद में अजय कुमार के हाथ लगी है। देखिए ऐसे में अब नगर निगम है वो उनकी ड्यूटी रहेगी रूप से चलाई जाए, क्योंकि फिरोजाबाद में देखिए लगातार जो कंप्लेंट्स है वो आ रही थी। ऐसे में तो फैसला लिया गया, कहीं ना कहीं फिरोजाबाद वाले जो लोग हैं वो खुश होंगे इस फैसले के बाद से। वही दूसरी ओर देखिए जो अन्य 5 अधिकारी इनको भी अब अटैच किया गया और कहीं ना कहीं एक बड़ा पद जो है वो उनको मिला है, ड्यूटी नहीं है। अब देखना रहेगा कि अधिकारी इसको सही से निभा पाते हैं या फिर नहीं। जहां पर पूर्व स्थान पे थे वहां पर जो परफॉर्मेंस है वही रहता है या फिर इसमें कुछ इनहैंस होता है। समृद्ध, चलिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें महोबा में आज आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं और सहकारिताओं ने कलेक्ट्रेट में हुंकार भरी है। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य मानदेय वृद्धि और नियमकरण की मांग को लेकर सरकार को चेतावनी देना था। महिलाओं ने स्पष्ट कहा है कि मात्र 6,000 रुपए के परिवार गुजारना संभव नहीं है, वहीं इसलिए अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। कलेक्ट्रेट परिसर नारों को और विरोध के साथ यहाँ पर जो है आवाजें गूंजती भी नजर आई हैं। उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारिताओं को यहाँ पर सड़कों पर उतारा गया। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों के तेवर बता रहे थे कि अब
कोरे आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर जो है आपको बता दें, फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं और 6000 में दम नहीं, 2400 से कम, 24,000 से कम नहीं, जैसे नारे जो है यहाँ पर लगाकर सरकार को चेतावनी दी है। महिलाओं का कहना है कि सरकार वर्षों से उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। महंगाई के इस दौर में केवल 6000 रुपए के मानदेय पर परिवार चलाना कठिन है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें नियमित कार्य जो है वो दिया जाए और नियमित जो मानदेय है वो कम से कम 24,000 रुपए जो है वो किया जाए। जिला अध्यक्ष आसमीन खातून ने यह भी कहा है कि देखिए हड़ताल शौक नहीं मजबूरी है। उन्होंने 8 मार्च को लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन का भी यहाँ पर जिक्र किया। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता सीता पाल महोबा से जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। उनके पास चलते हैं। सीता, देखे काफी बड़ा अब जो है मामला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। सीता, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल। देखिए मेरा सवाल आपसे ये था कि देखिए काफी बड़ा अब जो है मोर्चा दिखते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि देखिए 6000 से गुजारा नहीं हो पाता, 24,000 से कम हमें चाहिए नहीं। जी, जैसा कि बिल्कुल मैं बता दूं कि कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने प्रदर्शन किया है कि 6000 में उनका गुजारा नहीं होता है, जिसकी जिलाध्यक्ष ने कहा है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पैसे की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है और सरकार को 2 विधानसभा चुनाव से पहले ही इसके लिए कहा गया है कि महिलाओं को इसमें 6000 में पूरा नहीं होता है, इसलिए 24,000 रुपए की मांग भी की है। सीता, देखिए यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा गया और प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी खासतौर पर जिलाधिकारी को भी देखिए यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ बयान वहां पे उनकी ओर से सामने आया? जी, जैसा कि मैं बता दूं, प्रशासन अभी इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन महिलाओं की मांग है। डीएम जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने कहा है कि आगे आपको जो ज्ञापन है वो भेजा जाएगा और जो भी संभव होगा हर मदद प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ इस विषय पे नजर जो है आप इस पूरी खबर पर अपनी बनाए रखें। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। चलिए, आपको एक बार जो यहाँ पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनका बयान सामने है, आपको एक बार सुना देते हैं। कि सरकार को हम बार बार अपना वो सरकार बोल रही है बार बार कि हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे? 1 साल से 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, उनके जुमले चलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों को अभी तक पूरा किया नहीं गया है। ये बताइए, हम लोग 6000 में इतनी कमर तोड़ महंगाई में कैसे गुजर बसर करें? और हमारी 6000 में अब हम लोगों से गुजर बसर नहीं होता है, न ही हमारा लालन पालन होता है। हमारी सरकार से निवेदन है और बिना निवेदन अभी निवेदन कर रहे हैं और आने वाली आगामी 8 मार्च को यहाँ लखनऊ की सरजमी पर पूरी गुलाबी गेंद की तरह रंग जाएगी। और हम कह रहे हैं कि अगली हमारी मांग है कि हम लोगों को मानदेय 24,000 दिया जाए और या सरकार जब तक हमारे मानदेय नहीं करती है और हम लोगों को परमानेंट किया जाए। जो हम लोग अपनी मांग लेके आए हैं, हम लोगों को परमानेंट किया जाए। दूसरा, हम लोगों को 24,000 से कम मानदेय नहीं चाहिए, हम लोगों को 24,000 मानदेय चाहिए। जब तक हम लोगों को परमानेंट नहीं किया जाता है तो 24,000 से हम लोग कम लेने वाले नहीं, क्योंकि आज की ऐसी कमर तोड़ महंगाई में 4500 रुपए 6000 रुपए में क्या होने वाला है? आज 4 दिन का गुजर नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे अपना काम करें? और दूसरी चीज जो FRS है, FRS को लेके हम बोलना चाहेंगे कि FRS पे पोषण ट्रैकर अच्छे से ऑनलाइन केंद्र ऑन नहीं हो रहा है, और तो हम लोग FRS कैसे करें? जैसे एक उदाहरण तौर पे हम कहना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति ग्रीन साड़ी में या रेड साड़ी में आया है, उसके पास दोबारा नहीं है, तो वो पोस्टर ट्रैकर पे वो फेस कैप्चर नहीं ले रहा है, अनमैच कर दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मैच हो जाता है, बाद में अनमैच बता। फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि बस्ती जिले की सदर कोतवाली पुलिस ने कोल्ड सिरप के मास्टरमाइंड पंकज कुमार को हड़िया चौराहे से गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पंकज कुमार गणपति फार्मा नामक फर्म का संचालक था।
जिसके माध्यम से जिले की कई दुकानों में बड़े पैमाने पर कोल्ड ड्रिंक सिरप की सप्लाई की जा रही थी। जांच में सामने आया है कि गणपति फार्म की दुकानें लंबे समय से बंद थी और केवल कुछ महीनों के लिए जो है यहाँ खोली जा रही थी। आपको बता दें, जिले में कई फर्मों तक पहुंची जा रही है कोल्ड ड्रिंक सिरप। ये मामला जो है काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ और गंभीर मामला अपने आप में पूरे देश में बना हुआ है। आपको बता दें कि जांच में पता चला था कि दुकान लंबे समय से बंद थी। मकान मालिक ने पुलिस को बताया कि दुकान किराए पर ली गई थी, लेकिन बाद में बंद हो दी गई। पुलिस ने फर्म के मालिक की तलाश शुरू की है और मुखबिर की सूचना के आधार पर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। पंकज कुमार, आपको बता दें, त्रिलोचनपुर वाराणसी का निवासी है और फर्म उसके नाम पर रजिस्टर्ड थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आगे की जांच यहां पर शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने फर्मों तक कोल्ड ड्रिंक सिरप की सप्लाई पहुंची है आखिरकार। तो बड़ी खबर जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। 29 तारीख को जनपद देखिए, आज दिनांक 29 तारीख को जनपद बस्ती में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कोल्ड ड्रिंक सिरप की अवैध बिक्री करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2025 को औषधि विभाग की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था कोतवाली में, जिसका क्राइम नंबर 466/25 था। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पारिस्थितिकी जन्य साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स और फाइनेंशियल डिटेल्स के आधार पर अभी सर्वप्रथम ये जो गणपति फार्मा जो संचालित हो रही थी गांधीनगर जनपद बस्ती में, उसके संचालक पंकज कुमार पुत्र पुतुल साहनी की अरेस्टिंग की गई है और इस गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी कोतवाली है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में अभी भी हम लोग लगातार सघन दृष्टि बनाए हुए हैं। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें किस तरीके से पंकज कुमार को यहां पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। पंकज कुमार का फर्म गणपति फार्मा जो है उस नाम से रजिस्टर्ड था। इसी के चलते जो है कई समय से जो है पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर यहां पर जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। आगे बढ़ने के लिए खबर की ओर आपको बता दें कि वाराणसी से जो है खबर निकल के सामने आ रही है, जहां बीएचयू में छात्र गुटों के बीच हिंसक मामला जो है सामने निकल के आया। रुइया और बिरला छात्रावास के छात्रों में जमकर मारपीट हुई है। घायल छात्रों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर कराया गया, भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि बिरला सी के कई कमरे किए गए हैं सील। छात्रावास में हो रहे पूर्व छात्रों की पहचान की गई है। छात्रावासों में सघन तलाशी जो है वो की जा रही है और जांच अभियान जो है यहाँ पर चलाया गया है। आपको बता दें कि प्रोक्सियर बोर्ड ने यहाँ पर अनऑथराइज्ड छात्रों पर विधिक कार्रवाई करने की भी बात की है और बोर्ड के बयान जो है यहाँ पर देने से परहेज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल वाराणसी के बीएचयू से सामने निकल के आ रही है, जहां वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में छात्र गुटों के बीच हिंसा की घटना जो है वो सामने निकल के आई है। रुइया छात्रावास और बिरला छात्रावास के छात्रों में जन्माष्टमी के समय से हुए विवाद के बाद गुरुवार को फिर से जो है झड़प हो गया था। इस दौरान छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इससे आपको बता दें कुछ छात्र घायल हो गए थे और उन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। हिंसा के बाद बिरला सी के कई कमरे सील कर दिए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ कॉलेज से पास आउट छात्र भी जो है यहाँ छात्रावास में रह रहे थे, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया। छात्रावासों ने सघन तलाशी अभियान जो है यहाँ पर चलाया और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें प्रोक्चुरल बोर्ड ने अनऑथराइज्ड रूप से रह रहे छात्रों के खिलाफ यहां पर विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हालांकि बोर्ड ने इस मामले पर मीडिया से बातचीत करने से फिलहाल परहेज किया है। घटना में आपको बता दें विश्वविद्यालय में सुरक्षा और अनुशासन के सवाल जो है अब खड़े कर दिए। रुइया हॉस्टल और बिरला हॉस्टल, इनके लड़कों के बीच में विवाद हुआ था। ये पिछले साल जन्माष्टमी में कुछ वाद विवाद इनका हुआ था। उसी बात को लेकर आज पुनः यहाँ पे विवाद हुआ और उसी में जो छात्र थे उनके बीच में मारपीट हुई और कुछ छात्रों ने पत्थर भी चलाया यहाँ पे। तो जिसमें जो छात्र यहाँ के हैं वो घायल हुए, उनको ट्रॉमा सेंटर एडमिट कराया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ पूर्व छात्र हैं जो यहाँ पे अनऑथराइज्ड तरीके से यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे उपद्रव कराने की कोशिश करते हैं। तो उनको चिन्हित कर लिया गया है और अभी टीमें लगी हुई हैं। जल्द से जल्द इनको चिन्हित किया जाएगा। प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जो जितने भी हॉस्टल हैं सभी की तलाशी ली गई है पुलिस फोर्स की मौजूदगी में और जितने भी यहाँ पे अनऑथराइज्ड लोग पाए गए हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड जो है उनको उनके ऊपर विधिक कार्रवाई कर रहा है। देखिए ये प्रोक्टोरियल बोर्ड से हम लोग अभी सूचना ले लेंगे। अभी संकलित की जा रही है सूचना। अभी इन्होंने लगभग 1-2 ऐसे लोग इनको मिले थे जिनको इन्होंने वहां से निकाला है जो अनऑथराइज्ड रूप से रह रहे थे। ठीक है। तो गुजरात के निवासी में आपको बता दें नवसारी में एटीएस ने यहां पर टेलरिंग का काम कर रहे रामपुर के फैजान को गिरफ्तार किया, जिस पर जैश ए मोहम्मद से प्रेरित आतंकी साजिश रचने का आरोप लगा।
फैजान के माता पिता शकील और फहीमा जहां इस पूरे मामले पर तरीके से झूठा बताते हुए कह रहे हैं कि उनका बेटा सिर्फ सिलाई करता था और पढ़ना लिखना भी ठीक से नहीं जानता था। गांव के नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे आसिफ ने भी कहा है कि फैजान के नाम की से आईडी हैक की गई है और उस पर लिखी विदेशी भाषाओं की सामग्री उसके बस की नहीं है। फैजान के परिवार ने न्याय की मांग की है और उसे रिहा करने की भी अपील की है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ नवसारी में फैजान को एटीएस ने यहाँ पर गिरफ्तार किया और परिवार ने आरोपों का यहाँ पर सीधे तौर पर खंडन कर दिया और जांच की मांग यहाँ पर उठाई और न्याय की मांग उठाई। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के गांव नवाबगढ़ी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। घटना के दौरान फावड़े से यहां पर हमला भी किया गया और जान से मारने की यहां पर बात भी कही गई है। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उस पर गोली चलाने का भी भ्रामक प्रयास किया। मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घायल युवक की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और मामले की विस्तृत विवेचना जारी है। थाना सरदना के नवाबगढ़ी गांव में एक विवाद प्रकाश में आया था, जिसमें 2 पक्षों में कुछ जमीन के विवाद को लेकर आपस में मारपीट की घटना कारित की गई थी। इसमें एक पक्ष जिसका नाम मोइन है, उसके हाथ में एक प्रतीत होता फायर वुंड शॉट है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार हेतु और उसकी जान खतरे से बाहर है। इसमें तहरीर प्राप्त की गई है व कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नामजद 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें थाना सरदना पे की। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।